हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं कैसे किसी भी सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या मेथड्स होते हैं। जैसे कि हमारे यूनिट 1 का सिलेबस था, आप लोगों ने देखा था बच्चे, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में लेक्चर अपलोड कर दिया है कि क्या क्या सिलेबस है इस सब्जेक्ट में। ओके, तो यूनिट 1 में हमने स्टार्ट कर दिया था, बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या है। ओके, और हमने ये भी देखा था उनके टाइप्स क्या होते हैं। फिर हमने देखा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस स्पेसिफिकली क्या है, उसका इंट्रोडक्शन देखा हमने, कुछ टर्म्स थे, हमने वो सारी चीज़ें क्लियर करी। तो अभी हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 1 का, ये भी मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को आप कौन कौन से मेथड से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, स्ट्रेंथ का मतलब है कंसंट्रेशन, कि हमारे सॉल्यूशन में कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूट की, सॉल्वेंट की। क्लियर है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं परसेंटेज कंसंट्रेशन, यानी कि आप अगर किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो पहला मेथड होता है आप परसेंटेज वाइज दिखा सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन इन द सेंस सॉल्यूट में कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है। ओके, या फिर अब वो सॉल्वेंट हमारा क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। सॉल्यूट जो है वो भी हमारा क्या हो सकता है, सॉलिड और लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, सॉलिड, तो इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। ओके, अब वो डिपेंड करता है किस तरह का सॉल्यूशन है। तो पहले हम बात करते हैं परसेंटेज कंसंट्रेशन की, जिसमें कि परसेंटेज कंसंट्रेशन एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द 100 यूनिट्स ऑफ द टोटल मिक्सचर। यानी कि परसेंटेज का मतलब आप समझते ही हैं कि मतलब यहाँ पर 100 यूनिट्स में टोटल मिक्सचर का क्या रेशियो है, तो वो हम बताते हैं हमारे परसेंटेज के थ्रू। ठीक है, दीज आर द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन यूज्ड इन द डिस्पेंसिंग प्रैक्टिसेस। तो डिस्पेंसिंग प्रैक्टिसेस में ज़्यादातर ये परसेंटेज कंसंट्रेशन मेथड यूज़ किया जाता है। ओके, तो पहला हम बात करते हैं वेट इन वॉल्यूम। पहला मेथड होता है, अगर हमें क्या करना है, हमें देखना है कि परसेंटेज कंसंट्रेशन को कैसे प्रेजेंट करना है। तो वेट इन वॉल्यूम का मतलब क्या है, हमें ये देखना है कोई भी सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है। एग्जांपल में मैं बात करूं, हमने एक मग लिया, एक ग्लास लिया, ठीक है, उस ग्लास में हमने वाटर ऐड किया। ठीक है, वाटर हमने ऐड किया 10 ml। ओके, 10 ml है, और हम उसमें क्या कर रहे हैं, 2 ग्राम हम शुगर ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, हमने शुगर ऐड कर दिया। क्लियर है, और ये हमारा वाटर हो गया। तो हमने किसी वॉल्यूम में क्या किया, हमने वॉल्यूम में क्या ऐड किया है, ग्राम, यानी वेट। तो वेट इन वॉल्यूम। ओके, तो वेट इन वॉल्यूम यानी कि वेट इन वॉल्यूम का हम परसेंटेज क्लियर करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब जो हमने मिक्स किया मिनिमम अमाउंट में, जो कम क्वांटिटी में चीज़ें ऐड करी जा रही हैं किसी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपाउंड्स में, वो हमारा क्या होता है, सॉल्यूट। सो ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 यूनिट्स, है ना। मैंने 10 एग्जाम्पल दिया, मतलब वॉल्यूम का। ठीक है, यहाँ पर हमने वॉल्यूम कितना लेना है, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, 100 ml सॉल्यूशन में हम देख रहे हैं कितने ग्राम हमारे सॉल्यूट के प्रेजेंट है, वो बताएगा उसका परसेंटेज। फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, कितना वॉल्यूम, टोटल फाइनल कितना सॉल्यूशन बना है, कितना ml का, उसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और इसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे सॉल्यूट का मास कितना प्रेजेंट है हमारे पूरे वॉल्यूम सॉल्यूशन के वॉल्यूम में। क्लियर है। दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड मेथड होता है ताकि हम अपने एक्टिव इंग्रेडिएंट के स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस कर सके इन अ लिक्विड प्रिपरेशन। ठीक है, तो एग्जाम्पल है आपका यहाँ पर 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, हमें प्रिपेयर करना है 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, 5% का मतलब हो गया 5 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज इन 100 ml, 100 ml, 100 ml वाटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है, परसेंटेज का मतलब समझ में आए ना, कि 100 यूनिट में टोटल कितना हमारा ये कंपाउंड सॉल्यूट प्रेजेंट है ग्राम में। ओके, नेक्स्ट मेथड होता है हमारा वेट इन वेट मेथड। वेट इन वेट परसेंटेज यानी कि ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट। अब वेट बाय वेट
आप समझ रहे हो, मतलब सॉल्यूट का भी क्या है, वेट है, ग्राम है या किलोग्राम है, जो भी है वेट है। और हमने जो सॉल्वेंट लिया होगा उसमें भी क्या है, वो वेट में ही है, ठीक है, वॉल्यूम नहीं लिया है हमने। तो ये क्या है, ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इसीलिए हमने क्या बोला, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेट बाय वेट है तो हम वॉल्यूम ना लेके अब क्या करेंगे, वेट बाय वेट का ही परसेंटेज निकालेंगे। यहाँ पर हो गया मास ऑफ द सॉल्यूट कि हमने सॉल्यूट कितने अमाउंट में ऐड किया है, और ये हो गया हमारा मास ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल जो बल्क सॉल्यूशन बना है उसका मास, ठीक है, मल्टीप्लाई किया हमने 100 से। क्लियर है, तो ये हो गया वेट इन वेट सॉल्यूशन। यूज्ड फॉर द फार्मास्यूटिकल सॉलिड्स, ये यूज़ कहाँ किया जाता है, फार्मास्यूटिकल सॉलिड्स में, ठीक है। सेमी सॉलिड्स में, अगर हमें सॉलिड सेमी सॉलिड का क्या करना है, कैलकुलेशन, वेट कैलकुलेट करना है, ठीक है, परसेंटेज कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई सॉलिड प्रिपरेशन है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन हो, ऑइंटमेंट, क्रीम्स हो गए, एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, वेयर मास मेजरमेंट आर मोर प्रिसाइज और इजी टू परफॉर्म। तो यहाँ पर हम मास परफॉर्म मतलब मास वेट क्या करते हैं, वेट यहाँ पर मेज़र कर रहे हैं, जो कि इजी होता है इस तरह के प्रिपरेशन को प्रिपेयर करने के लिए। दैट्स वाई वी आर टेकिंग दिस टाइप्स ऑफ परसेंटेज कंसंट्रेशन कैलकुलेशन। 10% वेट बाय वेट जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट बनाने को बोला जाए तो हम क्या करेंगे, 10% मतलब हमारा कोई मान लेते हैं जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, सॉल्यूट है। बाकी का जो हमारा जो अमाउंट होगा वो क्या होगा हमारा, जैसे कि 100% का सॉल्यूशन, मतलब 100 ml, जैसे ये 100 ml था, ये 100 ml, मतलब 100 ग्राम, क्या 100 ग्राम सॉल्यूशन होना चाहिए। तो 10% ऑलरेडी आपने 10 ग्राम ऐड कर दिया, अब हमें कितना ऐड करना होगा वॉल्यूम मेकअप करने के लिए, 90 ग्राम, नॉट द 100 ग्राम, क्योंकि हमें टोटल ही क्या करना है, हमें 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनाना होगा, ठीक है। तो उसमें 10% तो हमारा यही, मतलब 10 ग्राम ये रहेगा, बाकी का बचा हुआ 90 ग्राम हमारा क्या होगा, जो अदर सॉल्वेंट होगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं 10%। और अगर मैंने यहाँ पर बोला है कि 5% सॉल्यूशन बनाना है, तो इट डजेंट मीन कि 5 ग्राम हमने ये लिया और 100 ml हमने वॉल्यूम ले लिया, नहीं। हम क्या करेंगे, पहले कुछ अमाउंट वॉल्यूम लेंगे, जैसे 20 ml वॉल्यूम हमने वाटर लिया, उसमें हमने 5 ग्राम जो भी हमारा टेक्सट्रोल था उसे डिज़ोल्व किया। उसके बाद फाइनली हम जब उसे घोल लेंगे, डिज़ोल्व कर लेंगे, हम कुल मिला के 100 ml तक वॉल्यूम मेकअप करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने अलग से 100 ml लिया और अलग से 5 ग्राम लिया और मिक्स कर दिया, ऐसे नहीं बनता। हमें वॉल्यूम मेकअप करना है। सॉरी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरह के कैलकुलेशंस करेंगे, कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी अपने सॉल्यूशन का। अगर वॉल्यूम है वहाँ पर, वेट बाय वॉल्यूम के मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर दोनों चीज़ें क्या हैं, सॉलिड सॉल्वेंट हमारे ग्राम में हैं, तो हम वेट बाय वेट का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट आता है हमारा, ठीक है, वॉल्यूम इन वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम इन वॉल्यूम। अब पहले हमारा क्या था, वेट बाय वॉल्यूम, सेकंड था हमारा वेट बाय वेट। अब हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम इन वॉल्यूम, मतलब दो लिक्विड को हमें मिक्स करके क्या करना है, वहाँ पर मिक्सचर बनाना है, ठीक है, प्रिपरेशन बनानी है। तो हम क्या करेंगे, मिलीलीटर ऑफ लिक्विड सॉल्यूट, मतलब हम जो सॉल्यूट लेते हैं वो ऑब्वियसली वो कम होता है एज कम्पेयर टू हमारे सॉल्वेंट के, ठीक है। तो इसीलिए हमने बोला है मिलीलीटर यानी कि ml, ml ऑफ लिक्विड सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। हमारे 100 ml सॉल्यूशन में क्या है, इतने मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट हमने ऐड किया है। फॉर्मूला अगेन, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई कर दिया आपने 100 से। क्लियर है, प्राइमरली यूज फॉर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड्स। मैंने बोला ना, दो लिक्विड को अगर मिक्स करना है तो उनके वॉल्यूम मेजर में हेल्प मिलेगी, और इस तरह के कैलकुलेशन भी हेल्प करेंगे, जैसे कि सच एज एक्सप्रेसिंग द अल्कोहल कंटेंट इन एलिक्सर। जैसे कि हमारे कुछ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस हैं, प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एलिक्सर्स हो गए, टिंचर्स हो गए, उनमें हम क्या अल्कोहल ऐड करते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है इस पूरे टोटल एलिक्सर में कितना अल्कोहल प्रेजेंट है। ओके, तो इस तरीके से, जैसे कि एग्जांपल में 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हमें क्या प्रिपेयर करना है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो हम क्या करेंगे, 70% यानी कि 70% हमारा सॉल्यूट होगा और बाकी का 30 जो बचा हुआ है वो हमारा सॉल्वेंट होगा।
क्लियर है। और मिक्स करने के बाद टोटल हम क्या करेंगे, 100 वॉल्यूम तक ले जाएंगे ना, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या है, 100 यूनिट्स है ना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रेशियो स्ट्रेंथ। रेशियो स्ट्रेंथ यानी कि रेशियो का मतलब पार्ट्स, पार्ट्स में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, रेशियो स्ट्रेंथ expresses concentration as one part of solute। रेशियो स्ट्रेंथ पार्ट मतलब क्या है बच्चे, पार्ट का मतलब यहाँ पर हो गया कितने पार्ट हमारे सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं, कितने अमाउंट और पार्ट ऑफ द फाइनल प्रिपरेशन। ओके, तो एज वन पार्ट ऑफ द सॉल्यूट कंटेन इन एक्स पार्ट ऑफ द फाइनल प्रिपरेशन, हमारे फाइनल प्रिपरेशन में कितना हमारा सॉल्यूट का पार्ट डिजॉल्व है या फिर मिक्स है। ठीक है, तो ये 1/1 रेशियो x हो गया, टोटल मिक्सचर रेशियो। ठीक है, ओके क्लियर है। नेक्स्ट, दिस ऑफन यूज फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये इस तरह का जो एक्सप्रेशन होता है, मतलब कि स्ट्रेंथ एक्सप्रेसिंग होता है, वो किसके लिए होता है, हमारे जैसे कि बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ठीक है, पर्टिकुलरली इन द क्लिनिकल एंड हॉस्पिटल सेटिंग। कहाँ पर यूज़ किया जाता है उसका, क्लिनिकल और हॉस्पिटल सेटिंग्स में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल है जैसे कि 1/1000 एपिनेफ्रिन इंजेक्शन। इसका मतलब है कि 1000 वॉल्यूम में केवल 1 पार्ट हमारा प्रेजेंट है एपिनेफ्रिन सॉल्ट का। ठीक है, बाकी हमारा क्या है, वाटर है। क्लियर है, तो मीन्स क्या है, 1 ग्राम ऑफ एपिनेफ्रिन सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, पार्ट में बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड अगर हम सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, डाइल्यूटेड का मतलब होता है जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो सॉल्वेंट के कंपेयर में बहुत ही कम है, बहुत कम। ठीक है, तो कन्वर्जन टू फाइंड द परसेंटेज, अगर हमें परसेंटेज निकालना है, यू कन्वर्ट द वॉल्यूम टू द 100 ml। मतलब कि अगर हमें परसेंटेज में निकालना है इसी पार्ट्स को, तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑब्वियसली 100 से करेंगे तो हमारा 10 रह जाएगा, 0.1% वेट बाय वॉल्यूम में आ जाएगा। क्लियर है, ये देखिए, टू फाइंड द परसेंटेज यू कन्वर्ट द वॉल्यूम टू द 100 ml, 100 ml में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो 100 मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से 100 गया, 0.1% वेट बाय वॉल्यूम। क्लियर है, इस तरीके से भी रेशियो वाइज भी हम क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी प्रिपरेशन की क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन और बोल सकते हैं स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, अलग अलग केस एंड कंडीशन में हम अलग अलग मेथड्स यूज़ करेंगे। क्लियर है, नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्सेप्ट मोलर कंसंट्रेशन। ओके, नेक्स्ट मेथड होता है किसी भी सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का, मोलर कंसंट्रेशन। अब ये मोलर कंसंट्रेशन क्या है, क्लियर है, तो इसे भी देख लेते हैं। पहला आता है मोलैरिटी। ये टर्म्स और फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से आपको याद होने चाहिए। क्लियर है, ये परेशान कर रही है। ओके, तो मोलैरिटी क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि नंबर्स ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के डिजॉल्व हैं पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम में दिया हुआ है। ठीक है, ये होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला, मास ऑफ द सॉल। अब मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स क्या होते हैं, नंबर मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब आपको पता होना चाहिए मोलर मास क्या होता है। मोलर मास मतलब टोटल कंप्लीट मास हमारे किसी भी गिवन कंपाउंड का, उसके फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। गिवन मास जो हमें मास दिया होगा फॉर्मूले में, ठीक है, तो ये मोल का फॉर्मूला होता है। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम मोल्स को इस तरीके, मोल्स ना लिख के हमने क्या किया, इस तरीके से लिख दिया यहाँ पर, mass of the solute which is given in our question. Okay, molar mass we can calculate with the help of the formula, molecular formula। अगर हमारे पास molecular formula है तो हम हर एक एटम के मास को ऐड करके टोटल कंपाउंड का मास, मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, और इनटू में नीचे हमें पता ही था डिवाइडेड में क्या है बच्चे, पर लीटर है ना, वॉल्यूम कितना होना चाहिए सॉल्यूशन का, लीटर में। ओके क्लियर है, तो ये हमारी मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया। इट्स क्रूशियल इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑब्वियसली एनालिटिकल केमिस्ट्री में ज़रूरी है, तभी तो हम पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर स्पेशली, कहाँ पर, टाइट्रेशन में, क्वालिटी कंट्रोल में, केमिकल रिएक्शंस में, एज इट डायरेक्टली रिलेट्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या करते हैं,
डायरेक्टली रिलेट करते हैं नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्लियर है। हम यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के नंबर्स के कैलकुलेशन करते हैं एक तरीके से। नेक्स्ट आता है हमारा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या है, ये भी हमारा नेक्स्ट मोलर कंसंट्रेशन का मेथड होता है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब पर लीटर तो हमारा ठीक है, सेम ही रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। वहाँ पर क्या था पहले वाले में, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट। अब हमें ये पता होना चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। ओके, तो पहले नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे आप, मास ऑफ द सॉल्यूट। ओके, मास ऑफ द सॉल्यूट मतलब जो भी सॉल्यूट है, कंपाउंड है, ओके, उसका हम उसे डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट वेट से। क्या, इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है वो अभी हम देखते हैं। और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर ही रहना है, कॉमन है। ठीक है, अब बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या है, दिस इज द मोलर मास। मतलब कि कैसे आप फाइंड आउट करेंगे इक्विवेलेंट वेट, जो कंपाउंड का मोलर मास होगा उसे आप डिवाइड कर देंगे बाय देयर वैलेंसी फैक्टर्स और एन फैक्टर्स। कैसे डिवाइड करेंगे वैलेंसी फैक्टर, मान लेते हैं कोई एसिडिक कंपाउंड है, तो हम देखेंगे उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने हैं, उससे डिवाइड कर देंगे मोलर मास को, तो हमें मिल जाएगा इक्विवेलेंट वेट। ओके, कोई बेस है, नंबर ऑफ ओ एच कितने आयंस प्रेजेंट है, जैसे कि हम बात करते हैं NaOH। ठीक है, अब ये जो NaOH है इसका हमें निकालना है इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाल रहे हैं, पहले इसका मोलर मास फाइंड आउट करिए। मोलर मास कैसे, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, लेकिन मास कितना होता है 23। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है ना। ठीक है, आपको कितना हो गया ये हो गया 639 एंड 10, एक कैरी 1 2 1 3 4। ठीक है, तो हमें पता लगा कि इसका मोलर मास कितना है NaOH का 40 है। अब हम ये देखिए, ये बेस है ना। ठीक है, तो बेस के लिए क्या है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH, कितने OH यहाँ से निकलेंगे, केवल 1। तो अगर 1 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, मोलर मास डिवाइडेड बाय द वैलेंसी फैक्टर, तो 1 से डिवाइड किया, टोटल हमें फिर क्या मिला, 40 ही मिला है ना। ये जो 40 है ये क्या है, ये हमें मिल गया इक्विवेलेंट वेट। ओके, और इक्विवेलेंट वेट कहाँ रखना है हमें, यहाँ पर। क्लियर है। और ये ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट मतलब मास ऑफ द सॉल्यूट, ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। आप ये समझिए, ग्राम इक्विवेलेंट, ये जो ग्राम इक्विवेलेंट दिया हुआ है इसका फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट। ओके, अब मास ऑफ सॉल्यूट तो हमें पता है मिल जाएगा क्वेश्चन के अंदर, लेकिन इक्विवेलेंट वेट कहाँ से मिलता है, इक्विवेलेंट के लिए आपको मोलर मास डिवाइड करना है किससे, वैलेंसी फैक्टर से। और अलग अलग केसेस दिए हुए, अगर एसिडिक कंपाउंड है तो उसका वैलेंसी फैक्टर कैसे निकलेगा, बेसिक है तो कैसे निकलेगा, और अगर सॉल्ट है तो सॉल्ट में कितने नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्जेस वहाँ पर क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, उतने से हम डिवाइड कर देते हैं, इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। हमारे पास होगा वेट, रिलेशन टू द मोलारिटी। अगर हम बात करते हैं रिलेशन टू द मोलारिटी, मोलारिटी और नॉर्मेलिटी का कोई रिलेशन होता है क्या, तो उसके लिए हमारे पास है नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू कर दीजिए वैलेंसी फैक्टर, आपको नॉर्मेलिटी मिल जाएगा। तो मोलारिटी तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब उसकी मल्टीप्लाई आप कर दो उस कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर, यानी एसिड है तो H प्लस आयन कितने रिप्लेसेबल हैं, बेस है तो OH आयन कितने रिप्लेसेबल हैं। और अगर हमारा वहाँ पर क्या है, थर्ड हमारा क्या था, अगर वहाँ पर सॉल्ट है, सॉल्ट के केस में कितने पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आयंस वहाँ पर रिलीज हो रहे हैं, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा नॉर्मेलिटी। तो ये मोलारिटी नॉर्मेलिटी का क्या है, रिलेशन है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, ये तो हमारा था मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। हमने सारे मेथड्स देख लिए अच्छे से, और अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा कि कैसे हमें चीज़ों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारे पास न्यू टॉपिक आता है एक्यूरेसी वर्सेस प्रिसीजन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान से समझे।
एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस होता है, दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो एक्यूरेसी का मतलब होता है हाउ क्लोज अ मेजरमेंट और एनी एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ द मेजरमेंट इज टू द ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू। मैंने बोला मेरा टारगेट है 100 मार्क्स गेन करना, ठीक है, 100 मार्क्स। अब ये जो मेरा टारगेट है, ये क्या है, टारगेट वैल्यू भी बोल सकते हैं आप इसे, ट्रू वैल्यू बोल सकते हैं, एक्सेप्टेड वैल्यू बोल सकते हैं, ठीक है। और मैं इस टारगेटेड मार्क्स के कितने क्लोज मार्क्स रियल में लेके आ रही हूँ, ये मेरा एक्सपेक्टेड मार्क्स है, टारगेट है ये, ठीक है। लेकिन मैं कितना वहाँ पर परफॉर्मेंस दे पा रही हूँ, ठीक है। अगर मैं दे रही हूँ 90, ठीक है, 90 मार्क्स आ रहे हैं, 99 आ गए, कितने में उस नंबर के क्लोज हूँ, जितना ज़्यादा क्लोज हूँ मतलब मैं क्या हूँ, एक्यूरेट हूँ, ठीक है, एक्यूरेसी है वहाँ पर। और अगर आप बात करते हैं प्रिसीजन के, तो प्रिसीजन में क्या है, प्रिसीजन का मतलब होता है कि जैसे मेरा टारगेट था 100, अब मैं कितना भी सोच के चल रही हूँ टारगेट मेरा 100 का, लेकिन मैं एफर्ट्स उतने नहीं दे रही, इतना टारगेट पूरा करने में असफल हूँ, मतलब मैं नहीं कर पा रही। मेरे मार्क्स आ रहे हैं कभी 70, कभी आ रहे हैं मेरे 72, कभी आ रहे हैं 71, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या है, एक्यूरेसी तो नहीं दिख रही, लेकिन एक चीज़ आप देखिए, नोटिस करिए, प्रिसीजन दिख रहा। प्रिसीजन मतलब मेरे मार्क्स कहीं ना कहीं उस टारगेट से आसपास ही हैं, लेकिन क्या है, मैं उससे आगे नहीं बढ़ पा रही, ठीक है। वो वहीं के वहीं आसपास ही नंबर्स रह जा रहे हैं, 70, 71, 72, 80, 90 तक जा ही नहीं रहे, एक्यूरेसी नहीं दिख रही है, प्रिसीजन जरूर दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं इतना भी कर रही हूँ तो आगे चल के कभी ना कभी मैं ये टारगेट भी पूरा कर लूँगी। लेकिन दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है, एक्यूरेसी आ रही है तो ये भी अच्छी बात है, और प्रिसीजन आ रहा है तो प्रिसीजन का मतलब वैल्यू कितनी बार वो चीज़ें कितनी बार रिपीट हो रही है एक ही जगह। लेकिन अगर अगर आप बात करते हैं, एक बार मेरे 70 मार्क्स आ रहे हैं, एक बार मेरे 40 मार्क्स आ रहे हैं 100 का कंपेयर में, तो मतलब यहाँ पे प्रिसीजन नहीं दिख रहा। प्रिसीजन का मतलब होता है रिपीट हो रही है वैल्यू, जो कि आसपास ही है, ठीक है। तो वो भी अच्छा है हमारे लिए। लेकिन ऐसा हो रहा है, एक बार 70 आ गया, एक बार 40, एक बार 30 मार्क्स आ रहे हैं, तो ऐसे क्या रहा है, हम ना एक्यूरेसी फॉलो कर पा रहे हैं, ना ही हमारे अंदर प्रिसीजन है, तो वो दोनों ही हमारा रिजल्ट बेकार ही दे रहे हैं, है ना, दोनों कंडीशन में। तो यही बोलता है प्रिसीजन, हाउ क्लोज अ सीरीज ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट आर टू ईच अदर। मतलब जो हम बार बार मेजरमेंट कर रहे हैं, बार बार मैं टेस्ट दे के मार्क्स लेके आ रही हूँ, वो कितने आपस में क्लोज दिख रहे हैं नंबर्स, तो वो आपका क्या कहलाता है, प्रिसीजन कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कृषि में हमारा होता है करेक्टनेस ऑफ द मेजरमेंट रिप्रेजेंटेड, कितना ज़्यादा करेक्ट वैल्यू आ रही है हमारे ट्रू वैल्यू के, ओके। और ये किस पे फोकस है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, मतलब बार बार आसपास ही नंबर अगर आ रहे हैं तो भी ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिलायबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट। नेक्स्ट क्या है आपका, प्राइमरली रिलेटेड टू द सिस्टमिक एरर्स, और इसमें जो एरर्स आने के चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, सिस्टमेटिक होते हैं। तो अब जो सिस्टमेटिक है तो मतलब यहाँ पर हम डिटरमाइन भी कर सकते हैं एरर्स को, तो इसीलिए बोला गया डिटर्मिनेट एरर्स होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, विच आर कंसिस्टेंट एंड कैन बी डिटेक्टेड एंड करेक्टेड। तो इसमें अगर एरर्स होते भी हैं तो हम क्या कर लेते हैं, उसे डिटेक्ट भी कर सकते हैं और करेक्ट भी कर सकते हैं, ओके। कि अगर मेरे 90 मार्क्स आ रहे हैं तो मैं क्या करूँगी, मुझे पता लग जाएगा क्यों आए हैं 90, उससे ज़्यादा क्यों नहीं आए, ओके। फॉल्टी कैलिब्रेशन एग्जाम्पल बोल सकते हैं आप, कि गलत हमने कोई मेथड अप्लाई कर दिया तो हम उसे करेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं प्राइमरली रिलेटेड टू द रैंडम एरर, इसमें रैंडम एरर्स आते हैं प्रिसीजन में, ओके। थोड़ी बहुत गलती है जो हमें आइडिया भी नहीं होता कहाँ से आ रही हैं गलतियाँ, तो इनडिटर्मिनेट एरर्स होते हैं विच आर ऑलवेज प्रेजेंट एंड वेरी इन मैग्नीट्यूड, जो कि हमेशा प्रेजेंट भी होता है और मैग्नीट्यूड चेंजेस होते रहते हैं, डायरेक्शन भी चेंज होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में स्लाइट फ्लक्चुएशन इन द रीडिंग ऑफ ब्यूरेट, मैंने बताया था ना कि बच्चे क्या करते हैं, ब्यूरेट रीडिंग प्रॉपर नहीं करते। एक जैसे कि जो ब्यूरेट होता है, ब्यूरेट में वॉल्यूम की रीडिंग देखनी होती है, तो जो लोअर मिनिस्कस होता है वो हमें देखना होता है वॉल्यूम का किस पॉइंट पे आ रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, ऊपर से अगर आप यहाँ से क्या बोलते हैं, यहाँ से व्यू करेंगे ना किसी चीज़ को ऊपर की तरफ से, तो ये लोअर मिनिस्कस ना दिख के आपको ये वाला पॉइंट दिखेगा, ये, ठीक है। तो हम गलत रीडिंग कर लेते हैं। इस केस में यही होता है कि जो फ्लक्चुएशन आता है रीडिंग में
वो हमारे कैसा होता है बच्चे, वो रैंडम एरर होता है, ठीक है। तो इसे करेक्ट करना भी इतना इजी नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा कैन बी असेस्ड विद अ सिंगल मेजरमेंट अगेंस्ट नॉन स्टैंडर्ड। मतलब जो एक्यूरेसी है ये कैसे हमें पता लगेगी, हम इसमें क्या करते हैं, हम एक सिंगल असेसमेंट करते हैं, सिंगल मेजरमेंट करते हैं अपने एक स्टैंडर्ड कंपाउंड के अगेंस्ट, ठीक है। हमने एक फाइनल डेस्टिनेशन देखा, ट्रू वैल्यू देखी कि इतना ही आना चाहिए, तो मतलब उसी के अगेंस्ट हम फाइंड आउट करते हैं कि कितनी एक्यूरेसी आ रही है हमारे रिजल्ट में। बट बेटर असेस्ड बाय द मीन ऑफ द मल्टीपल मेजरमेंट। तो मतलब या तो आप सिंगल मेजरमेंट के अगेंस्ट मतलब क्या करें, स्टैंडर्ड के अगेंस्ट वैल्यू देख लें कि कितनी एक्यूरेसी है, या तो आप जितने भी मेजरमेंट आए उनका मीन वैल्यू निकाल के फिर हम देखें कि कितना वो अपने रिजल्ट के ट्रू वैल्यू के क्लोज है नंबर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप प्रिसीजन में देखें तो रिक्वायर्स मल्टीपल रिपीटेड मेजरमेंट। इसमें क्या हो रहा है, बार बार हम रिपीट करते हैं रिजल्ट को, देखते हैं कि बार बार करके कि कितनी बार सेम रिजल्ट आता है, टू सी हाउ क्लोज दे क्लस्टर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्रेस्ड, ये क्या होते हैं, एक्सप्रेस्ड एज एब्सोल्यूट एरर। इन्हें कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, एब्सोल्यूट एरर्स। कैसे, एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। यहाँ पर क्या है, ट्रू वैल्यू से कितना डिफरेंट आ रहा है हमारा जो रिजल्ट वैल्यू है, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाती है, एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर का मतलब होता है ऑफन एज परसेंटेज, परसेंटेज वाइज लिखते हैं, फोकस्ड ऑन ट्रू वैल्यू, क्लियर है। तो ये ट्रू वैल्यू पर फोकस्ड है। लेकिन अब अगर बात करते हैं प्रिसीजन के, तो प्रिसीजन में क्या है, एक्सप्रेस स्टैटिस्टिकली बाय मेजर्स लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन। हम यहाँ पर स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करते हैं और देखते हैं कितना स्टैंडर्ड डेविएशन देखने को मिल रहा है, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। एग्जांपल है फोकस ऑन क्लोजनेस ऑफ द एग्रीमेंट। यहाँ पर देखा जाता है कि हमारा जो ट्रू वैल्यू बचे, ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज हमारी वैल्यू आ रही है अगेन एंड अगेन प्रिसीजन के केस में, क्लियर है। तो ये जो प्रिसीजन और एक्यूरेसी वाला कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार आप देखें समझ में आ जाएंगे सारी चीज़ें। नेक्स्ट बात करते हैं हम इम्पोर्टेंस इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इनके इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं एक्यूरेसी प्रिसीजन जैसी चीज़ें, तो इसके लिए वेट, चलिए। तो अभी इम्पोर्टेंस क्या है, हाई एक्यूरेसी। अगर एक्यूरेसी हाई है तो भी ज़रूरी है। इज़ असेंशियल बिकॉज द ड्रग कंटेंट मस्ट बी एग्जैक्टली एज क्लेम्ड। एक्यूरेसी होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था किसी जैसे 500 mg की कोई पेशियम टैबलेट है, तो अगर उसमें क्लेम किया जा रहा है कि 500 mg है, तो हमें यही मेज़र करना है कि उसमें एक्यूरेसी कितनी है, कितना। जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें क्या 500 mg ही ड्रग मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो हम स्टैंडर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कंपेयर में देखते हैं हमारा टेस्ट जो हमने एनालिसिस के थ्रू फाइंड आउट किया रिजल्ट वो कितने क्लोज आ रहा है, ठीक है। तो हाई एक्यूरेसी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, अ टैबलेट मस्ट कंटेन द करेक्ट अमाउंट ऑफ API और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। मतलब हम हाई एक्यूरेसी क्यों देख रहे हैं कि जो टैबलेट क्लेम कर रहा है कि 500 mg का है, तो मतलब वो 500 mg का ही होना चाहिए। अगर उसमें एरर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है वैल्यू में, तो कितना आ रहा है, कितना अलाउेबल होता है। लेकिन अलाउेबल क्यों होगा, जब हमें पता है कि वो क्लेम कर रहे हैं 500 mg, अगर वो गलत क्लेम कर रहे हैं तो फिर हम उनके अगेंस्ट रिपोर्टिंग करते हैं कि ऐसा जैसा कि क्लेम किया जा रहा है वैसा है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, हाई प्रिसीजन होना भी अच्छा है। इज़ असेंशियल बिकॉज ऑफ द सेम सैम्पल इज टेस्टेड मल्टीपल टाइम्स बाय डिफरेंट एनालिस्ट। मतलब प्रिसीजन होना भी ज़रूरी है हमारे रिजल्ट में, क्यों, अगर हम ऐसा होता है कि प्रिसीजन का मतलब जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम ही होना चाहिए, चाहे वो कहीं भी आ रहा हो, एक्यूरेट ना हो कोई बात नहीं, पर प्रिसाइज होना चाहिए। मतलब रिपीटेड अगर हम प्रोसीजर कर रहे हैं, सेम वही प्रोसीजर कर रहे हैं किसी टेस्ट को करने के लिए, लेकिन वैल्यू अलग अलग अगर आ रही है अलग अलग टाइम पे अलग अलग पर्सन के हाथों से, तो मतलब वो हाईली प्रिसाइज नहीं, लो प्रिसाइज है, जो कि अच्छा नहीं है। प्रिसीजन का मतलब रिपीटेड वैल्यू आनी चाहिए, चाहे उसे कोई भी परफॉर्म करे, कहीं से भी परफॉर्म करे,
मतलब ना ही अगर लोकेशन चेंज हो रही है, पर्सोनल चेंज हो रहा है, तो उससे हमारा रिजल्ट में वेरिएशन नहीं आना चाहिए। जो रिजल्ट आ रहा था वही बार बार रिपीट होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो कहीं भी परफॉर्म किया जाए, चाहे उसे कोई भी परफॉर्म करे, क्लियर है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से परफॉर्म किया जाए, द रिजल्ट मस्ट बी वर्चुअली आइडेंटिकल। तो रिजल्ट हमेशा कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए, टू इंश्योर द मेथड एंड इक्विपमेंट आर रिलायबल एंड रिप्रोड्यूसिबल। इससे ये इंश्योरेंस मिलती है कि हम जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं, जो इक्विपमेंट अप्लाई कर रहे हैं, वो बिल्कुल रिलायबल हैं और रिप्रोड्यूसिबल हैं, अच्छे हैं, परफेक्ट हैं। तो हाई एक्यूरेसी और हाई प्रिसीजन दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, ठीक है। अब हम सिंपल तरीके से समझते हैं क्या है ये एक्यूरेसी और हाई प्रिसीजन, ठीक है। एक्यूरेसी मैंने बोला ना, जैसे हमारी ट्रू वैल्यू यानी टारगेट पॉइंट है कि हमारा हम जो डार्ट यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब जो जो भी डार्ट वगैरह आपने खेला हो, तो हम क्या करते हैं, टारगेट डिसाइड करते हैं, यहाँ पर जाना चाहिए हमारा, जो भी वो क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, मुझे नेम याद नहीं आ रहा। तो हम ऐसे टारगेट कर रहे हैं, मान लेती हूँ, तो मैं जब फेंक रही हूँ इस तीर को, तो बच्चे यहाँ पर जाना चाहिए, है ना, मेरा टारगेट ये है। लेकिन अगर वो कहीं वैल्यू, मतलब ये जो डार्ट है वो इधर आसपास कहीं आ रहा है, अगेन अगेन अगेन, ठीक है, तो ये क्या है, लो एक्यूरेसी है, मतलब यहाँ आने के बजाय रिजल्ट आप देख लो यहाँ कहीं जा रहा है ना। तो ये क्या है, लो एक्यूरेसी है लेकिन हाई प्रिसीजन देखने को मिल रहा है। मतलब एक्यूरेसी टारगेट पॉइंट के पास वैल्यू कम आ रही है, ठीक है, बहुत क्लोज नहीं है वो डार्ट, लेकिन आप देखो रिपीटेड है, मतलब एक ही जगह आसपास जा रहे हैं, तो एक्यूरेसी तो कम है, लेकिन आप देख रहे हो प्रिसीजन क्या है, ज़्यादा है। लेकिन अगर आप बात करते हो ट्रू वैल्यू के कंपेयर में, यहाँ पर जो आप यहाँ पर डार्ट फेंक रहे हैं, तो यहाँ पे प्रिसीजन कम दिख रहा है। प्रिसीजन कम क्यों दिख रहा है, कभी यहाँ पर डार्ट जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, कभी यहाँ, कहीं भी यहाँ, ठीक है। लेकिन बात कर रहे हैं अगर हम एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी के कंपेयर में देखो एक्यूरेसी अच्छी है, हाई एक्यूरेसी आ रही है, क्योंकि ट्रू वैल्यू के आसपास ही सारे ये जो तीर हमने टारगेट किया था वो गए, है ना। प्रिसीजन तो नहीं दिख रहा, बट एक्यूरेसी दिख रही है हमें, क्लियर है। तो ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर। तो बाकी का हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही था हमारे इस लेक्चर में, मतलब हमने देखा कि कैसे हम किसी भी सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं, और किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी तरीके से मैंने चीज़ों को यहाँ पर सिंपल तरीके से बताया है। आई होप आपको बहुत ही सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। जो चीज़ें नहीं आई समझ में, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मैम यहाँ पर आप दोबारा चीज़ें समझाइए, ठीक है। और बाकी अगर अच्छी हैं चीज़ें, समझ में आ रही हैं, तो वेल एंड गुड, आपके बहुत ही काम आएंगी, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं, एक टॉपर से पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली चीज़ें थोड़ी सी ईजी करके बताई जा रही हैं, ठीक है, जो कि आप इजीली प्रेजेंट भी कर सकते हैं एग्ज़ाम में, क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर।